ये है हमारे रिज़ॉर्ट का गार्डन और पीछे का व्यू। ये सामने ये जो आप देख रहे हैं ये टेंट हाउस है, जो हम लोगों को इतने अच्छे नहीं लगे थे अंदर से देखने पर, तो इसीलिए हमने इसकी जगह रूम लिया है। फिर बच्चों के लिए यहाँ पे झूलने के लिए और खेलने के लिए झूले वगैरह हैं, और पार्क में बच्चे खेल सकते हैं आराम से। पार्क में हम लोग बड़े भी बैठ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ये आपको जो पीछे दिख रहा है ये द रॉयल छत्रीज़ है, जो बहुत सुंदर है। बाहर से और अंदर दोनों से ये बहुत सुंदर है। ये देखिए इस तरफ ये सारे टेंट हाउस हैं। पीछे इतना सुंदर पार्क है, देख ही सकते हैं आप। अब हम इसके बाद यहाँ अपने रिज़ॉर्ट से ओरछा फोर्ट है किला, वहाँ जाने वाले हैं। चलिए वहाँ चलते हैं, और बीच रास्ते में अगर कोई और व्यू पॉइंट होगा तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है, तो अगर आप अपनी ही गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पार्क करने की काफ़ी जगह है, तो आपको कहीं भी अलग से पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप यहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अंदर। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ ओरछा फोर्ट में। यहाँ से आपको कहीं काफ़ी सारी जगहों का टिकट भी मिल जाएगा, और गाइड लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं ओरछा फोर्ट में। ये है उसकी एंट्री। यहाँ पे आपको गाइड्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे ऑडियो गाइड्स भी मिल जाएंगे। ऑडियो गाइड्स के यहाँ पर आपको चार्जेस 20 रुपये देने पड़ेंगे, और जो आप गाइड लोगे उसके 610 रुपये हैं। और यहाँ से टिकट भी मिल जाएगा, और टिकट के प्राइजेस 50 रुपीज़ हैं पर पर्सन, तो उसी के हिसाब से चार्जेस हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये यहाँ अंदर आ गए हैं हम ओरछा फोर्ट में। नमस्ते सर। सर मेरा नाम हेमंत है, हेमंत सिंह। और बेसिकली सर मैं ओरछा से, प्रॉपर ओरछा का रहने वाला हूँ। तो आपने जैसे ओरछा में एंटर किया होगा सर, एक्चुअली कल आप आए होंगे। तो अगर ओरछा को हम देखा जाए तो एक ओरछा एक छोटा सा प्लेस, छोटा सा गांव जैसा है। और अभी यहाँ की मैम ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 15,000 ओरछा की लोकल पॉपुलेशन है सर। सर बताते हैं कि इन दोज डे ड्यूरिंग 16th सेंचुरी में ओरछा एक कैपिटल हुआ करता था बुंदेलखंड के नाम से। बुंदेला डायनेस्टी का आपने नाम सुना होगा। जैसे इनकेस कभी आप खजुराहो के लिए जाते हैं, खजुराहो 175 किलोमीटर दूर है, लेकिन खजुराहो दैट्स ए चंदेला कैपिटल। चंदेला जो होता था दे आर मून कैपिटल। लेकिन ओरछा जो एक्चुअली बेसिकली जो रियासत होते थे, जो बुंदेलखंड स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी आप देखा जाए तो हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक प्लेस है जिसको हम झांसी बोलते हैं, जो आज से 500 बरस पहले मैम इन 16th सेंचुरी पूरे एक स्टेट होता था, लेकिन 1956 में इसको यूपी और एमपी में डिवाइड कर दिया है। तो झांसी हमारे यूपी में पहुंच गया, और हम ओरछा जो है ना वो एमपी में आ गया है। तो ओरछा में हम जब खड़े हुए ना मैम, ये हम मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। अभी मैम यहाँ की जो ओरछा की जो लोकल पॉपुलेशन मैम बताया 15,000। लेकिन इन दोज डे ओरछा जो एक कैपिटल हुआ करता था बुंदेलखंड के राजाओं के,
द्वारा जब बनाया गया तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होती थी मोर देन 40,000, 40,000, क्योंकि कैपिटल होता था सर। लेकिन अगर देखा जाए तो ओरछा में बुंदेलखंड के राजों के द्वारा 200 साल, अराउंड 200 ईयर्स यहाँ पर रूल्स भी किया हुआ है, 16 to 18 सेंचुरी तक, 16वीं से 18वीं सदी तक। तो इस बीच से जितनी सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग बनाई गई, जैसे हम लोग पैलेस घूम रहे हैं, बाहर की तरफ मंदिर बनाए गए हैं, और आप यहाँ से रिवर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर छतरियाँ हैं, दैट्स अ क्रिमेशन एरिया, जिनको हम समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब क्या होता है मैम? जस्ट लाइक ए रिमाइंडर, एक यादगार के तौर पर बिल्डिंग्स तैयार करना। बताते हैं इस मैम कि इन 1600 में जब पहली बार बुंदेलखंड के राजों को जब क्रिमेट किया जाता था हिंदू कॉन्सेप्ट के, हिंदू अकॉर्डिंग के हिसाब से, तो जो अस्थियाँ होती थी वो रिवर में बहा दी जाती, जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं। लेकिन बाद में राजा की फैमिली क्या सोचती थी कि जहाँ पर हमारे पिता या हमारे पूर्वजों को जहाँ पर क्रिमेट किया गया है, उसी पर्टिकुलर सेम प्लेस पे किसी दूसरे राजा को दोबारा क्रिमेट ना किया जाए। तो एक रिमाइंडर, एक यादगार के तौर पर वहाँ पर छतरियाँ तैयार की जाती थी। तो देयर आर 15, वहाँ पर 15 छतरीज हैं, जो हर एक राजा की छतरी वहाँ पर बनाई गई मैम। ये होता है छतरी का कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए तो अपने राजस्थान कभी गए हों, राजस्थान में बहुत सारी छतरीज हैं हिंदू राजाओं की, लेकिन वहाँ पर छोटे कॉन्सेप्ट में इसको यूज़ किया गया है। लेकिन आप अगर ओरछा में हम देखते हैं तो एशिया में सबसे लार्जेस्ट छतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी छतरियाँ हैं, और इन छतरियों में अगर देखा जाए तो सेकेंड एंड थर्ड स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जाती थी। अगर मान लीजिए इन केस अगर उनको रिमाइंडर, यादगार के तौर पर बनाना होता तो जस्ट लाइक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते थे यादगार के तौर पर। लेकिन इतनी बड़ी छतरी क्यों तैयार की जाती थी मैम? तो जैसे हम लोग बरसात में छाता यूज़ करते हैं, या गर्मी होती है तो छाता, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो छाता से छतरी शब्द आया एक्चुअली बेसिकली। तो उनको लगा कि मेरे पिता को तो क्रिमेट कर दिया हमने, अस्थियाँ नदी में बहा दी गई, जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं, लेकिन क्या पता वहाँ पर मेरे पिता का कोई अंश तो होगा, या उनकी आत्मा तो भटकती होती, तो उनको तो गर्मी लगेगी या बरसात लगेगी, इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी छतरियाँ तैयार करते थे जिससे अंदर तक गर्माहट नहीं हो सकती, हीट नहीं पड़ सकती थी, इसलिए छतरियों का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था मैम। मैम अगर देखा जाए तो ओरछा में एक रिलीजियस मंदिर भी है सर, जिसको बोलते हैं राजा राम मंदिर के नाम से। एशिया में मैम एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को वर्शिप एज अ किंग, राजा के रूप में पूजा जाता है उनको। और एवरी डे सर इनको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से दिन में 4 टाइम इनको गार्ड ऑफ ऑनर, बंदूक की सलामी दी जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। एवरी डे सर, सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 बजे, रात में 8 बजे और रात में 10:30 बजे, तो इनको 4 टाइम इनको गार्ड ऑफ ऑनर एमपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। मैम यहाँ के लोकल्स के लोगों के थॉट्स भी हैं, मान्यता भी है कि रोज़ सुबह 4 बजे प्रभु राम मैम अयोध्या से ओरछा आते हैं, और रात में जब 10:30 बजे जब मंदिर बंद होता है तो भगवान राम ओरछा से अयोध्या लौट जाते हैं। अगर देखा जाए तो अयोध्या उनका बर्थ प्लेस, जन्मभूमि है, लेकिन राजा के रूप में वो एवरीडे ओरछा में विराजमान होते हैं मैम। मैम अगर कभी आप मंदिर जाएं और देखना मैम, जहाँ पर जो साधु रहते हैं सर, वो भगवान राम के पास एक जोत जलाते हैं, एक कैंडल्स, एक दिया रखते हैं सर, रोज एवरी डे एज अ 4 o'clock के समथिंग। लेकिन रात में जब 10:30 बजे जब मंदिर बंद होता है तो मंदिर के परिसर के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसको हम बोलते हैं पाताली हनुमान जी का, जहाँ पर रोज रात एवरीडे 10:30 बजे मंदिर बंद होता है तो वही जोत मंदिर से निकाल कर पाताली हनुमान जी के पास रख जाते हैं, बताते कि हनुमान जी अपने शोल्डर, अपने भुजाओं पर बैठा कर राम भगवान को ओरछा से अयोध्या ले जाते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे रिलीजियस प्लेस है। अगर इसको हम देखें ज्योग्राफी के हिसाब से ओरछा को बेसिकली, तो इन्हीं महलों के पीछे मैम बहुत खूबसूरत जंगल बना हुआ है। यहाँ पर 10 से 15% सागवान, टीक का जंगल पाया जाता है सर, क्योंकि एमपी में देखा जाए तो ज़्यादातर टीक का जंगल मिलेगा आपको। सर यहाँ पे एक रेंज भी आ रही है जिसको बोलते हैं विंध्याचल रेंज, जो माउंटेन श्रृंखला है। अगर हम विंध्याचल रेंज देखते हैं मैम, तो ओरिजिनली सर वो गुजरात से स्टार्ट हो रही है, और अभी यूपी और एमपी दोनों को कवर कर रही है ये रेंज, और ये रेंज आ रही है सर बनारस तक। और बनारस में एक प्लेस है मिर्ज़ापुर करके, आपने नाम सुना होगा। हाँ, तो मिर्ज़ापुर में क्या हो रहा है, वहाँ पर एक्चुअली बिहार बॉर्डर लग रहा है, और यहाँ से विंध्याचल रेंज आ रही है, दोनों का कनेक्शन हो रहा है। और मिर्ज़ापुर में एक मंदिर है विंध्यवासिनी जी का, कभी आपने सुना होगा। तो जो 500 बरस पहले जो ओरछा जो रियासत हुआ करती थी बुंदेलखंड के राजाओं की, तो इन राजाओं की विंध्यवासिनी के नाम से कुल देवी, जिसको हम बोलते हैं फैमिली गॉडेस, आप लोग भी कुल देवी रहेंगी, हमारे भी कुल देवी होती हैं, तो बुंदेले राजाओं की जो कुल देवी थी वो मिर्ज़ापुर में थी विंध्यवासिनी के नाम से। तो विंध्यवासिनी के नाम से ही उस रेंज के नाम विंध्याचल रेंज इंट्रोड्यूस किया गया था सर। उसके अलावा सर यहाँ पर एक नदी भी आ रही है, बहुत खूबसूरत नदी भी है ओरछा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेतवा के नाम से। बेतवा की अगर हम लेंथ देखते हैं तो वो है 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर।
सर जो हमारी मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, और भोपाल के पास एक प्लेस है रायसेन करके, जिला रायसेन जो एमपी में आता है। और रायसेन के पास मैम आपको 40 किलोमीटर थोड़ा इंटीरियर में जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसको बोलते हैं कुमरा गांव के नाम से, जहाँ से बेतवा का उद्गम स्थान बताया गया है। और जैसी वो बहती निकलती आ रही है ओरछा की तरफ, और ओरछा से देखें तो जो नॉर्थ डायरेक्शन पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमीरपुर है जो यूपी में आता है। तो हमीरपुर में क्या हो रहा है मैम, वहाँ पर यमुना रिवर जो ताजमहल के पीछे से निकलती हुई आ रही है, वो यहाँ से बेतवा जा रही है, दोनों का कनेक्शन संगम हो रहा है। हमीरपुर एग्जिट प्लेस है बेतवा और यमुना का। अगर हम देखा जाए तो जो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो रिवर्स जो नदी निकलती हैं वो नॉर्थ हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन अगर हम बेतवा को देखें तो इसका अपोजिट बह रही है, साउथ से बहना चालू कर रही है और नॉर्थ में जाके ज्वाइंट कर रही है। बेतवा के ऊपर एक और नदी है नर्मदा, जो ईस्ट से बह रही है मैम। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में बह रही है मैम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है दीवानी आम। अगर हम कंपेयर करें फोर्ट और पैलेस, तो फोर्ट होता है डिफेंस और पैलेस होता है रेजिडेंस एरिया। अगर हम किसी के रेजिडेंस एरिया में जाते हैं तो उसके 4 भाग जरूर होते हैं। पहला दीवाने आम, दूसरा दीवाने खास, तीसरा मर्दाना और चौथा जनाना। या 4 कौन से बन के एक महल तैयार होता है। तो अगर देखा जाए तो ओरछा में पैलेस महल बनाए गए, यहाँ पर फोर्ट नहीं है मैम। ओके जी। तो एक्चुअली ये महल का पहला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दीवाने आम, जो आम पब्लिक की सुनवाई के लिए यूज़ किया जाता था। पब्लिक असेंबली हॉल बोलते थे पब्लिक कोर्ट के हिसाब से। पहला फ्लोर है जहाँ पर उस समय राजा बैठ सकते थे, सर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। दूसरा फ्लोर है, इसकी बाजू में देखिए तो जो मिनिस्टर्स के लिए होता था, मंत्री वगैरह जो राजा के उस समय हुआ करते थे। तीसरा फ्लोर जहाँ पर हम घूम रहे हैं ना सर, जो एडवाइज़र जो सलाहकार हुआ करते थे उस समय। और इसके नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है सर, जो गार्डन जो होता था आम। ओके। तो वो दीवानी आम था, ये सामने गार्डन का एरिया जो आप देख रहे हैं दीवानी आम था, जहाँ पे आम जनता बैठ के राजा से अगर कुछ बात करनी होती थी तो वो करते थे। क्या बोलते हैं इसे? फ्रेस्को। फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग, कभी आप आमिर फोर्ट जाना जयपुर में, जी वहाँ जी। भी सीलिंग के पास पेंटिंग फ्रेस्को। लेकिन फ्रेस्को सर आपको पेंटिंग। कभी पता ही नहीं हो फ्रेस्को बनाते कैसे थे, इसकी टेक्निक कैसे थी। उसमें मैंने आपको बताया ना, लाइमस्टोन को जब यूज़ करते थे ना, वाइट चूना होता था और इसकी दालें होती थी, होता ना सैंड्स बालू होते थे मैम। जब इसको ग्राइंडर में, जब एक चक्की में इसको पीसेंगे सर, तो देखना उसमें बबल्स आते हैं, एक क्रीम आती है। कभी आप घर में यूज़ करना मिक्सी मैम, जब मिक्सी जब राउंड ले लेती है तो ढक्कन ओपन करते हैं तो बबल्स होते हैं, वो क्रीम होती है, उसको निकाल के अलग रखते थे। जो प्लास्टर बचा सर, उस प्लास्टर को निकाला और वॉल के ऊपर प्लास्टर कर दिया। उस समय इस प्लास्टर को अप्रॉक्स ड्राई होने में 6 to 7 आवर, 6 से 7 घंटे लगता था। जब जो ड्राई हो जाता था सर, सूख जाता था, और जो उन लोगों ने क्रीम निकाली उसमें कच्चे अंडे मिलाए जाते थे। अंडे क्यों मिलाते थे? स्मूथ शाइनिंग के लिए। तो हम घरों में बोलते हैं ना पीओपी कराना सर, इसी के ऊपर एक माइनर लेयर चढ़ाई जाती थी, और उस लेयर को अप्रॉक्स 3 घंटे लगता था ड्राई होने में, सूखने में मैम। और उसी समय एक पेंटर आता था, जो कलर होते ना पूरा वेजिटेबल्स कलर, नेचुरल कलर यूज़ करते थे, पेस्ट बनाया जाता था। वही पेंटर 2 से ढाई घंटे तक उस गीले लेयर के ऊपर वर्क करता था, पेंट करता था। जब 3 घंटे बाद लेयर ड्राई होना चालू करेगी तो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। कभी आप यूरोप में देखना, गूगल में सर्च करना, इटली में, रोम में भी ऐसी पेंटिंग बनाई गई है। उस पेंटिंग को नाम दिया वॉन फ्रेस्को के नाम से, वॉन फ्रेस्को, और हिंदुस्तान में इसका नाम दिया फ्रेस्को पेंटिंग। ये क्या हिंदी शब्द है कि कहीं यूरोपियन विदेश से। तो इस तरह की जो फ्रेस्को जो बनाई गई है सर, मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड, 500 साल पुरानी पेंटिंग है। आप कलर देख रहे हैं, प्रिजर्व नहीं किया सर। अब देखो सर, मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ कुछ पेंटिंग खराब हुई, जस्ट इन द कॉर्नर्स में देखो जो बर्ड्स हैं, देखो अंदर का प्लास्टर ओरिजिनल का ओरिजिनल वैसे ही था, लेकिन ऊपर जो लेयर चढ़ा है वो लेयर खराब हुई तो ऑटोमेटिक कलर भी फेड हो गया उसके साथ। इसको बोलते हैं फ्रेस्को। और ऐसा लगेगा सर, लुक्स लाइक एक कारपेट। पहले एक गलीचा होता था, एक कारपेट होता था पर्शियन कारपेट के नाम से, तो पूरे एक कारपेट डिजाइन यूज़ की जाती थी सर। तो सर हाउ कैन इमेज, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय जब पैलेस जब यूज़ होता था 1600 में, तो यहाँ पर सेम डिज़ाइन का कारपेट फ्लोर के नीचे भी यूज़ करते थे। जो सीलिंग के ऊपर आप देख रहे हैं, ऐसे फ्लोर के ऊपर भी कारपेट होता था। पूरा पैलेस उस समय वाइट कलर से पेंटेड होता था, जस्ट लाइमस्टोन। और गेटों के बाहर की तरफ से रिंग्स होते थे, ऊपर लगी हुई हैं, जो पहले पर्दे, कर्टन्स, क्योंकि जो ओपन एरिया है तो ओपन एरिया में गेट यूज़ नहीं करेंगे। अगर गेट यूज़ करते हैं तो सफोकेशन होगा, घबराहट होगी, इसलिए ज़्यादातर जो ओपन एरिया होते थे वो खुले होते थे। एयर कूलिंग सिस्टम, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता था मैम।
स्क्रीन विंडो। स्क्रीन विंडो हाँ, झरोखा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में पहले पर्दा नहीं था, लेकिन जब अफ़गानी आए सर, उनने कुर्ता फैलाई तो मुसलमानों ने बुर्का यूज़ करा, हम लोगों ने घूंघट बोलना चालू करा। तो जब मुसलमानों ने पैलेस कॉन्सेप्ट जब यूज़ करा तो उसमें झरोके जो बोलते हैं ना स्क्रीन विंडो, उसका यूज़ करना चालू करा। तो इन झरोकों के पीछे से बैठ के लेडीज़ उस समय जो भी यहाँ की एक्टिविटीज़ होती थी। हवा महल में था। हाँ, आपको महलों में हर में मिलेगा सर, लेकिन बाहर से उनका कोई फेस नहीं देख पाता, इसलिए इसको यूज़ करते थे। अगर देखा जाए तो ऐसा लगे लुक्स लाइक ए वुडन वर्क, लकड़ी जैसा, लेकिन पूरा स्टोन कार्विंग है, पूरा पत्थर है सर, सैंडस्टोन है, जो उस समय राजस्थान धौलपुर से लाया जाता था सर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऊपर देखो सर, बहुत ही प्यारे टाइल्स भी हैं, देखो ब्लू एंड ग्रीन। जो ब्लू टाइल्स आप देख रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं लापिस लज़ूली। ये उर्दू शब्द है सर, और अफ़गानिस्तान के पास, हाँ, अफ़गानिस्तान के पास एक प्लेस है लज़ूली करके, जहाँ से ये पत्थर स्टोन लाए जाते थे। और जो ग्रीन है ना सर, उसको हम बोलते हैं टर्क्वाइज़, जो उस समय तुर्की से लाया जाता है। तो सर इसी से पता चलता है कि उस समय यहाँ की जो रियासत होती थी तो कितने रिच हुआ करते थे, कितने पैसे वाले थे मैम। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, नीचे तक पूरा पैलेस उस समय डेकोरेट किया जाता था ब्लू एंड ग्रीन से। अब सोचिए जैसे अर्ली मॉर्निंग जब सूरज की किरणें पड़ती होंगी तो पूरा पैलेस कितना रिफ्लेक्ट करता होगा, जस्ट लाइक ए क्रिस्टल आर्ट जैसा सर। तो एक्चुअली सर अभी हम जो पैलेस देखने जा रहे हैं, इस महल को बोलते हैं राजा महल के नाम से। ये बुंदेलखंड के राजाओं खुद का महल हुआ करता था, खुद का ऑन पैलेस था। और इस पैलेस को उस समय कंप्लीट होने में जो समय लगा वो था 91 ईयर्स, 91 साल। और 3 जनरेशन मैम, 3 राजाओं के द्वारा इस महल को उस समय कंप्लीट कराया गया। सबसे पहले जो फाउंडर थे सर यहाँ के, महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, उनके द्वारा मैम 1501 1501 से स्टार्ट होता है इसका फाउंडेशन, और 1531 1531 30 साल लगा सर इस महल का वेश फाउंडेशन डालने में। लेकिन सर बताते कि उस समय रुद्र प्रताप सिंह के 2 बेटे भी थे। पहले के नाम था भारतीय चंद और दूसरे थे मधुकर साहब बुंदेला, अगर कभी आपने नाम सुना हो। तो सर बताते कि 1531 में रुद्र प्रताप सिंह की मैम हंटिंग करते हुए इन्हीं जंगलों में उल्टा उनके ऊपर अटैक कर देता है राजा के ऊपर, तो वो मारे जाते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े बेटे भारतीय चंद को अगला बुंदेलखंड का राजा बनाया जाता है। जब भारतीय चंद आते हैं और देखते हैं मेरे पिता के द्वारा 30 साल में इस महल का बेस फाउंडेशन बनाया, तो वहीं से उनके बड़े बेटे ने फिर स्टार्ट कराया जहाँ पर उनके पिता ने छोड़ा 1531 से 1554। 24 साल में उनके बड़े बेटे ने सर दीवाने आम एंड दीवाने खास आधा महल कंप्लीट करा पाए। लेकिन अचानक उनकी नेचुरल पेचिस के कारण, पेट की दिक्कत के कारण उनकी मृत्यु हो जाती मैम। सर जिन्होंने यहाँ पर ज़्यादा रूल्स करा, महाराजा मधुकर साहब बुंदेला। जब मधुकर साहब को राजपाट दिया जाता है बुंदेलखंड का, जब वो आते हैं देखते हैं मेरे पिता मेरे भाई के द्वारा आदम महल कंप्लीट हो चुका है, तो वहीं से उनके छोटे भाई ने फिर स्टार्ट कराया 1554 से, और 1592 तक इस महल को कंप्लीट करा जाए। तो अगर देखा जाए तो उनके पिता के द्वारा 1501 में इसकी नींव डाली गई, और उनके बेटे छोटे बेटे मधुकर साहब के द्वारा 1592 में कंप्लीट कराया गया। तो 91 ईयर्स का टाइम पीरियड आ गया मैम। तो ये झरोके हर एक उसमें हर मिल महलों में जाएंगे। आपको झरोके यूज़ किए जाते थे। ऑलवेज जितने भी हिंदू राजों के जो उस समय महल बनाए गए वो पहले वास्तु कला के हिसाब से बनते थे, और वास्तु के अकॉर्डिंग इसका जो फ्रंट गेट होता है वो होता है ईस्ट फेसिंग, पूरब। अब हम यहाँ से बगल से जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ से हम इसके पूरब दिशा से इंटर करेंगे सर, ईस्ट एंट्रेंस है। जैसे इंटर किया हमने तो लेफ्ट हैंड साइड में दीवाने खास आपको मिलेगा, और खास के ठीक सामने एक अपोजिट में एक डांसिंग स्टेज होता था उस समय। फिर थोड़ा और अंदर जाए तो उनके एक डाइनिंग हॉल है जिसको बोलते हैं बारादरी, नाम सुना हो आपने? बारादरी मीन्स होता है मेकर 12 गेट्स, वहाँ पर 12 गेट्स रहेंगे राउंड में, जो पूरा मुस्लिम कॉन्सेप्ट में आता है, जो डाइनिंग एरिया होता था सर। फिर थोड़ा और अंदर जाएँ तो उनका प्राइवेट एरिया है, जस्ट लाइक ए रेजिडेंस है जिसको हम बोलते हैं जनाना, जस्ट लाइक ए फैमिली कोर्टयार्ड। जो राजा थे मधुकर साहब, उस समय उनकी 6 रानियाँ भी थी, हैव अ 6 वाइफ। तो 3 रानी के जो बेडरूम है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और 3 के राइट हैंड साइड में बनाए गए हैं, और बीच सेंटर में होता था राजा का रूम से, जो क्रॉस वेंटिलेशन आप देख रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इनके प्राइवेट चैम्बर में बहुत सारी ओपन विंडोज़ बनाई गई हैं सर, खुली हुई। इनके 2 रीजन होते थे, एक तो होता था सर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, और दूसरा होता था नाइट में जब राजा की फैमिली अपने रूम्स में सो रही होती है, तो उनके प्राइवेट एरिया में उस समय सिक्योरिटी गार्ड जो रहते थे वो होते थे ट्रांसजेंडर, हिजड़े, कि किसी रानी से आई कांटेक्ट ना हो सके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू राजा के द्वारा जब फोर्ट तैयार किए जाते थे तो उसमें ट्रांसजेंडर कभी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों ने जैसे पैलेस कॉन्सेप्ट बनाया तो इन लोगों ने ट्रांसजेंडर रखना चालू करा। वही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमारे सेंट्रल इंडिया में आया और हिंदू राजाओं ने उसको एडोप्ट करना चालू करा। सबसे पहले जा रहे हैं राजमहल के लिए, देख सकते हैं आप पीछे। यहाँ पे हमने एक लोकल गाइड बुक लिया है, जिसका किराया 600 रुपये है।
तो हम लोग मतलब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग रहा था उस हिसाब से, तो हम वापस जा रहे थे तो पीछे से ये भैया आए, तो इन्होंने बोला कि मैं 500 लूँगा, तो पर आपको सब जगह घुमा दूँगा। तो या हमने गाइड ले लिया है, चलिए अब घूमते हैं अंदर और कवर करते हैं बाकी प्लेसेस को।